नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे हैं फ्रांस की क्रांति पर 5वां व्याख्यान। विगत व्याख्यान में हमने चर्चा की थी कि पेरिस में उस समय जो कुछ घटित हो रहा था, फ्रांस का राजा लुई 16वां काफ़ी परेशान हो गया था। अतः उसने पेरिस से भागने की योजना बनाई। उसका विचार था कि पूर्वी फ्रांस में वह चला जाएगा जहां फ्रांसीसी फौजें तैनात थी और राजा को उन फौजों पर विश्वास था। इसलिए वह 20 जून 1791 की रात को राजा स्वयं लुई 16वां, उसकी पत्नी और राजकुमार ये भेष बदल के पेरिस से भाग निकलते हैं और ये अपनी मंजिल के करीब ही होते हैं। लेकिन रास्ते में एक गांव पड़ता था जिसका नाम वरेन। उन्होंने इनको पहचान लिया और इनको पकड़ लिया गया। वापस इनको पेरिस लाया गया और यहाँ पर राजा को एक नज़रबंद कैदी की तरह रखा गया। लोगों को अपने राजा पर विश्वास नहीं रहा। उसी व्याख्यान में हमने यह चर्चा की थी विद्यार्थियों कि फ्रांस के लोग जहां अभी तक राजा भागा, उससे पहले तक फ्रांस के लोग अभी भी राजतंत्र के प्रति आस्था रख रहे थे। लेकिन राजा के इस आचरण से अब फ्रांस में गणतंत्रवाद पर बात होने लगी। अब विद्यार्थियों, जो फ्रांस में नया संविधान बनाया गया था, जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, उसके अनुसार नए चुनाव हुए और 1 अक्टूबर 1700 विद्यार्थियों, स्क्रीन पे 89 लिखा है, इसे आप कृपया 91 पढ़ें। 1791 को नई विधानसभा का अधिवेशन शुरू हुआ। उसका चुनाव 2 वर्ष के लिए हुआ था। उसने 1 वर्ष से भी कम काम किया। यद्यपि राजा के विरुद्ध लोगों का अविश्वास बढ़ रहा था, फिर भी नई विधानसभा को राजतंत्र से मोह था। यानी कि राजतंत्र से अभी भी छुटकारा वो नहीं पा सक रहे थे। परंतु घटनाओं ने कुछ दूसरा ही चित्र प्रस्तुत कर दिया। पादरियों ने व्यावहारिक संविधान के प्रति शपथ लेने से इनकार कर दिया और वहाँ का एक स्टेट है जिसका नाम है लवां। लवां जो स्टेट है, वहाँ पादरियों के नेतृत्व में हजारों किसानों ने विद्रोह कर दिया। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षकों को मार भगाया। विद्यार्थियों, फ्रांस में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। विधानसभा ने पादरियों के विरुद्ध एक आदेश निकाला, परंतु लुई ने संविधान सभा द्वारा प्राप्त अपने निषेधाधिकार जो उसको प्राप्त था, यानी कि वीटो, उसका प्रयोग करते हुए इस आदेश को रद्द कर दिया और इससे फ्रांस में जो ये राजा है पुनः मतलब एक बदनाम, एक आलोचना उसकी होने लगी। क्रांति के बाद बहुत से कुलीन फ्रांस को छोड़कर भाग गए थे, जो नोबल क्लास के लोग थे। बाद की घटनाओं से परेशान बहुत से पादरी भी भागने लगे।
कुलीन भी भाग रहे थे, पादरी भी भाग रहे थे। इन सभी को भगोड़ा कहा जाने लगा। फ्रांस में उस समय जो एक टर्म प्रयोग हुई जिसका अर्थ भगोड़ा। भगोड़ों ने फ्रांस की पूर्वी सीमा के उस पार 20,000 की संख्या की एक सेना तैयार कर ली। इतना ही नहीं, उन्होंने ऑस्ट्रिया और प्रुसिया के शासकों की सहानुभूति एवं समर्थन भी प्राप्त कर लिया। इस पर विधानसभा ने इन भगोड़ों के विरुद्ध एक आदेश जारी कर दिया। इसमें इनसे अपील की गई कि वे लोग वापस लौट आएं, जो सेना बनाई है उसको भंग कर दें, अन्यथा उनकी संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली जाएगी और उनके विरुद्ध शत्रुओं जैसा व्यवहार किया जाएगा। लुई ने इस आदेश को भी विद्यार्थियों रद्द कर दिया अपने विटो का प्रयोग करते हुए, और इस कदम ने, लुई का जो ये कदम है, इसने लोगों को भड़काया, क्रांतिकारियों को भड़काने का कार्य किया। अब हम बात करते हैं फ्रांस के जैकोबिन क्लब की। इस समय फ्रांस की जो घरेलू राजनीति है उसमें कुछ नए तत्व उठ खड़े हुए। कुछ राजनीतिक गोष्ठियां उठ खड़ी हुई और वे विधानसभा तक से प्रतिस्पर्धा करने लगे, चैलेंज करने लगे। इनमें जैकोबिन क्लब और कार्दिए क्लब, जिसका हम उल्लेख आगे करेंगे, ये दोनों, इनको ख्याति प्राप्त हो गई। जैकोबिन क्लब ने विधानसभा के अनेक सदस्य तथा जो पेरिस के नागरिक थे वो जैकोबिन क्लब के मेंबर्स बन गए। इस क्लब की बैठकें नियमित रूप से होती थी और उनमें बड़े जोशीले स्पीच, भाषण होते थे। रॉबिस्फियर इस क्लब का एक प्रसिद्ध नेता था। उस समय फ्रांस के लगभग 2000 गांवों में और नगरों में इस क्लब की शाखाएं फैली हुई थी और सभी शाखाएं पेरिस के जो केंद्रीय क्लब था, इनका जो हेड ऑफिस था, उसके आदेशों की पालना करती थी। विधानसभा पर भी इस क्लब का भारी प्रभाव कायम हो गया था। अब कार्देलिए क्लब, ये भी जैकोबिन क्लब की तरह बड़ा फेमस हो गया था, लेकिन यह जैकोबिन क्लब से भी अधिक उग्र था और जनवादी था। इसके सदस्य समाज की निम्न श्रेणियों के लोग थे। यह क्लब गणतंत्रीय विचारों का केंद्र बन गया था। इसकी शक्ति का आधार पेरिस का मजदूर वर्ग था और यह पेरिस तक ही सीमित था। इस क्लब का जो प्रसिद्ध नेता, एक वकील जिसका नाम दांतो इसका प्रसिद्ध नेता था। यह क्लब भी विधानसभा पर अपना दबाव डालने के लिए नाना प्रकार के हथकंडों का, तरीकों का सहारा लेता था। इसके बाद में है जिरोंदिस्ट। ये विधानसभा के एक गुट का नाम जो जिरोंदिस्ट के नाम से प्रसिद्ध था। इसके सदस्य फ्रांस के दक्षिणी पश्चिमी भाग, जिसे जिरोंड कहा जाता था, वहां से संबंधित थे। वे वाम पक्षी कहलाते थे और बड़े दृढ़ निश्चय और साहस वाले। इनके प्रमुख नेता ब्रिसा, वेरियो, दुमुरिचे
और मादाम रोला आदि थे। जिरोंदिस्ट पक्के गणतंत्रवादी थे और उन्होंने पूरे यूरोप में गणतंत्रीय सिद्धांत को फैलाया था। उन्होंने लोगों को भड़काया, मोटिवेट किया, उनका उत्साह बढ़ाया और एक भयंकर युद्ध की वैचारिक पृष्ठभूमि तैयार कर दी और विद्यार्थियों उसके भयंकर परिणाम निकले। फ्रांस की तत्कालीन राजनीति में जैकोबिन और जिरोंदिस्ट एक दूसरे के कॉम्पिटेंट मैं पुनः अपनी बात दोहरा रहा हूं कि जिरोंदिस्ट ने फ्रांस में एक युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार कर दी और बाद में उसके परिणाम भी हम पढ़ेंगे। भयंकर परिणाम निकले और वो जो तत्कालीन राजनीति थी फ्रांस की, उसमें जैकोबिन और जिरोंदिस्ट एक दूसरे के कट्टर शत्रु और प्रतिस्पर्धा में खड़े हो गए। अब विद्यार्थियों, ये जो जिरोंदिस्ट के नेता ब्रिशा का मानना था कि गणतंत्र की स्थापना तथा राजतंत्र के विनाश का एकमात्र रास्ता विदेशी युद्ध था और चूंकि ये जो सभी गुट है, चाहे जैकोबिन क्लब है, कार्देलिए क्लब, तो ये जो जितने भी यहाँ इस समय हम क्लब पढ़ रहे हैं, जैकोबिन, कार्देलिए, जिरोंदिस्ट, ये सब प्रेशर ग्रुप्स विधानसभा पर वहाँ बनाते हैं। और जिरोंदा का मैंने बताया कि नेता ब्रिशा वो मानता था कि गणतंत्र की स्थापना और इस राजतंत्र का विनाश, इसका एकमात्र रास्ता है विदेशी युद्ध। और चूंकि इनके विधानसभा में अपने लोग होते थे, तो उसी समय लुई के प्रशासन की जो बागडोर थी वो जिरोंदा मंत्रियों के पास में थी और उन्होंने 20 अप्रैल 1792 को जो फ्रांस है उसने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया और विद्यार्थियों, इस युद्ध की लपेट में समूचा यूरोप आ गया और यह लगभग 23 वर्ष तक चला। इस युद्ध का जो कारण था, फ्रांस के भगोड़े जिन्हें ऑस्ट्रिया ने संरक्षण दे रखा था, वो युद्ध का तात्कालिक कारण था। युद्ध के प्रारंभ में फ्रांस को भारी क्षति उठानी पड़ी और पराजय का सामना करना पड़ा। इसी समय विधानसभा ने 2 आदेश जारी किए, एक विद्रोही पादरियों को सजा देने के संबंध में और दूसरा पेरिस की रक्षा के लिए 22,000 सैनिकों की व्यवस्था करने के संबंध में। और विद्यार्थियों, विधानसभा के इन दोनों आदेशों को लुई 16वें ने अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए रद्द कर दिया। इससे पेरिस की जनता उत्तेजित हो उठी और उन्होंने 20 जून 1792 को उसके राजमहल को घेर लिया, उस पर धावा बोल दिया और राजा को इन पर आदेश करने के लिए कहा। परंतु लुई 16वें ने पहली बार दृढ़ता का परिचय दिया और हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। भीड़ ने राजा को खूब अपमानित किया और वापस लौट गई। अब विद्यार्थियों, घटना चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा था। प्रशिया भी ऑस्ट्रिया के साथ फ्रांस के विरुद्ध युद्ध में सम्मिलित हो गया और जो पर्शियन सेना है फ्रांस की सीमाओं में काफी अंदर तक आ घुसी। प्रशिया का सेनापति ब्रुंसविक ने एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें फ्रांसीसी जनता से अपील की, आदेश दिया कि वह राजा को स्वतंत्र कर दे। राज परिवार के साथ यदि किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया गया तो पेरिस
जो नगर है उसको धूल में मिला दिया जाएगा। इस घोषणा से पेरिस की जनता पुनः भड़क उठी और 10 अगस्त 1792 को पहले से भी अधिक भयंकर विद्रोह हुआ। भीड़ ने राजमहल पर हमला बोल दिया। राज परिवार तो किसी प्रकार से बच गया, परंतु 800 जो वहां पर रक्षक है वो मारे गए। भीड़ में से भी लगभग 5000 व्यक्ति मारे गए। इसके बाद हम बात करते हैं कम्यून का शासन। 10 अगस्त 1792 का विद्रोह और मारकाट के लिए पेरिस की क्रांतिकारी समिति उत्तरदायी थी, जिसमें जैकोबिन लोगों की प्रधानता थी। वे किसी भी उपाय से राजा को हटाना चाहते थे। उनके प्रभाव में आकर विधानसभा ने राजा का पद अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया, परंतु राजतंत्र को समाप्त करने के लिए नए संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि मौजूदा संविधान राजतंत्रीय था। अतः संविधान पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाने का निश्चय किया गया। सम्मेलन के चुनाव के लिए संपत्ति पर आधारित मताधिकार नियम को हटाकर सार्वभौम मताधिकार की घोषणा की गई। विद्यार्थियों, ये बहुत बड़ी घोषणा है। जो वोटिंग राइट जो बड़े सीमित लोगों के थे, अब उसमें व्यापकता लाई गई है और इसके साथ ही विधानसभा भंग कर दी गई। सम्मेलन के अधिवेशन के शुरू होने तक की बीच की अवधि के लिए एक अस्थायी कार्यपालिका समिति गठित की गई, जिसका अध्यक्ष दांतों को बनाया गया, परंतु समिति पर क्रांतिकारी कम्यून का जबरदस्त प्रभाव था। अतः इस अल्पकाल का जो ये शासन है, इसको कम्यून का शासन कहा जाता है। कम्यून ने विधानसभा के प्रस्तावों की अवहेलना करते हुए राजा और रानी को टेम्पिल नामक पुराने किले में बंदी बनाकर रखा। राजा के अनेक समर्थकों को जेलों में ठूंस दिया। कम्यून ने प्रेस की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया। सितंबर के महीने में 1792 में कम्यून ने भयंकर हत्याकांड करवा दिया। तमाम व्यक्तियों पर जिन पर भी शत्रु को सहायता पहुंचाने का जरा भी संदेह हुआ, विरोधी विचारधारा का जो व्यक्ति लगा, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। 2 सितंबर से 6 सितंबर तक लगभग 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे ही वातावरण में कन्वेंशन, जिसको हिंदी में हम सम्मेलन कह सकते हैं, कन्वेंशन का विद्यार्थियों चुनाव हुआ। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।